मैं और राजकुमार अंबी कुमार यहां से और यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां से शत्रु को घेरेंगे। और आप सब इस ओर से इन सबको घेरेंगे और इस प्रकार शत्रु की आधी सेना कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाए और बिना सेना के साथ के धनानंद असहाय हो जाएगा और फिर हम गुस्ताखी माफ। अंबी कुमार तो कहीं मिलने आए हैं हमसे। इस समय कौन है हमसे मिलने? मैं, आपकी मंगेतर कुमार। मैं यहाँ अंबी कुमार के मंगेतर के तौर पे आई। कुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करने का अवसर प्राप्त हो रहा। भारत की 16 जनपद में सबसे सुंदर कन्या से विवाह करने का अवसर, जिसके कोमल हाथों की तुलना गुलाब की पंखुड़ियों से की जाती है, जिसके पैर केवल मखमली कालीन पर ही चले, जिसका रूप देखकर सुंदरता का भाव भी लज्जित हो जाए। तुम्हारे पास स्वयं ये सुनहरा अवसर चल कर आया था, किंतु तुम उस सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने की अपेक्षा इस छोटे से कक्ष में अपने वर्तमान से जूझ रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुमने बड़ी ही सरलता से उस अवसर को जाने दिया जिसके लोग स्वप्न देखते हैं? सहस्त्रों जिसे पाने के लिए एक दूसरे के प्राण ले सकते हैं। खेद है, तुम्हारी गणित दुर्बल है। सुंदरता का मोल नहीं आंक पाए तो। किसी की मत सुनो, ना अपने पिता की, ना शाह सेल्यूकस की, विशेषकर उस सैनिक की। केवल अपने हृदय की सुनो, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। आप इस प्रकार महल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आप केवल मुझे ये बताइए कि आपको मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। शाह धनानंद यहाँ आ रहे हैं और वो बहुत क्रोधित लग रहे हैं। शाह, इसी बात की चिंता थी मुझे। राजकुमारी दुर्धरा यहाँ सम्राट धनानंद को बिना बताए आई है और अब यही बात हमारे लिए संकट का विषय बन चुकी है। हट जाओ या मर जाओ। यदि हटे नहीं तो तक्षशिला की यह धरती रक्त रंजित हो जाएगी।
सम्राट। सब शांत हो जाइए। अब यहां इन तलवारों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अपमानित करने की मंशा नहीं थी मेरी। मेरे कारण आप युद्ध लड़े ये मैं नहीं चाहती। सहस्त्रों सैनिक मारे जाएं, माओ से उनके पुत्र छीने जाएं, मैं ये होने नहीं दूंगी। युद्ध देता है एक रक्त रंजित इतिहास और संधि शांतिपूर्वक भविष्य। मैं आपको रक्त रंजित नहीं देख सकती सम्राट, और इसीलिए मैं यहां आई। और मेरे यहां आने का एक विशेष कारण तुम भी हो कुमार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे ब्रह्मांड में भी मेरे भाई ढूंढते तो तुम जैसा योग्य वर नहीं ढूंढ पाते। मैंने दोनों ही पक्षों को समझकर एक समाधान निकालने का निश्चय किया है, और विवाह से उत्तम समाधान मुझे नहीं मिला। क्योंकि युद्ध की स्थिति मेरे कारण उत्पन्न हुई है, तो मैंने सोचा कि संधि का दायित्व भी मेरा है। राजकुमार आर्य, मैं इस समाधान से सहमत हूं। और मेरे विचार में भी प्रेम किसी भी युद्ध से महान है, एक श्रेष्ठ विकल्प है। हमारा कोमल हृदय भविष्य की धारा को नहीं बदल सकता, क्योंकि अब सब निर्भर करता है राजकुमारी दुर्धरा के भाई के मंतव्य पर। तो बताइए सम्राट धनानंद, क्या निर्णय है आपका? हाँ कह दीजिए भैया, और मेरे हृदय से इस आत्मग्लानि के बोझ को उतारने में मेरी सहायता कीजिए। आज तक कभी भी मैंने तुम्हारी इच्छा को अस्वीकार किया है बहना? कभी नहीं। तो ठीक है, मुझे अपनी बहन का ये प्रस्ताव स्वीकार है। किंतु निर्णय अब आपका है सेल्यूकस। आपको मेरा मित्र बनकर इस संधि को स्वीकार करना है या मेरा शत्रु बनकर मगध के साथ युद्ध करना है? ठीक है, जब सभी इस पेशकश से रजामंद हैं, तो ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। मैं भी इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद भैया, मुझे पता था कि आप अपनी लाडली बहन को कभी ना नहीं कहेंगे। और मैं तुम्हारे मन में पनप रहे विद्रोह की अग्नि का अंत कर दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसका अंत किया था।
जिसने तुम्हारे हृदय में विद्रोह की अग्नि जलाई थी। हाँ, उस चंद्रगुप्त, उस तिलचट्टे के समान तुम क्या करोगी? मैं बताता हूं। तुम अपने सम्राट का आदेश मानकर तुम इसी रात को अपनी पालकी में बैठकर पाटलिपुत्र के लिए निकलोगी, समझे? यही होता है जब आप एक स्त्री को कम आंकते हैं, जब आप उसके अस्तित्व को ललकारते हैं। आपने अपने सम्राट होने के दम के चलते आपने मुझे अपने संकेतों पर नचाना चाहा, मुझे पालकी में बैठाकर पुनः पाटलिपुत्र भेजना चाहा। पर मैंने सोचा अगर मुझे पालकी में बैठना ही है तो मैं उसके बैठकर अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाऊं? कदाचित मेरे अपने घर से तो अच्छा ही है जहां मेरा दम घुटता है। मैंने सदैव तुम्हारी प्रसन्नता की कामना की है बहना। जानती हूं भैया, मेरे प्रति आपका ये अपार प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है।